करेंगे खान साहब? तुम एडवाइस करो। खान साहब माफी मांगेंगे तो नायल हो जाएंगे। एडवाइस करो क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खातून जज को धमकियां देने से मुतल्लिक तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए 5 रुकनी बेंच ने मुख्तसर ऑर्डर में कहा कि इमरान खान जमा कराए गए तहरीरी जवाब से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। इमरान खान के वकील ने सप्लीमेंट्री जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा और अदालत ने कहा कि हम शो कॉज नोटिस वापस नहीं लेंगे और केस 8 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकते। इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि खान साहब ने जो जवाब में जमा करवाया, इसमें खान साहब का कोई इरादा नहीं था कि वो जुडिशियल ऑफिसर के बारे में ऐसा कहें। अदालत ने इमरान खान के वकील को हदायत की कि वो इस हवाले से दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत के फैसले पढ़ लें। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी ने ऐसा क्या कहा जिसके नतीजे में इनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया और उन्होंने 5 साल के लिए वो नाअहल भी हो गए और नाअहली भुगती और वो अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सके। उन्होंने क्या ऐसा कहा वो भी आपको दिखा देते। जैसे कि आपके मालूम है, इस फैसले का अगर मुख्तसर हम गुफ्तगू करें तो उसमें लाए अमल ये नजर आता है कि जहांगीर तरीन को कुर्बान करके इंसाफ का दिखावा पेश करके और इमरान खान और पीटीआई को बचाना मकसूद था। ये एन स्क्रिप्ट के मुताबिक है। कर देगी। एक दौर वो था जब काबे में बुत बने हुए थे। आज अदालत तीनों लोग जो थे ये अपनी रुकनियत खो बैठे और दानियाल अजीज साहब जो थे वो अगला इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाए, ना ही तलाल चौधरी कर पाए। अब हाल ही में खान साहब ने क्या कहा, ये वो भी आपको दिखा देते। इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। अब याद रहे कि यूसर रजा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना और स्विस कोर्ट्स को आसिफ अली जरदारी के एहसासों के हवाले से खत नहीं लिखा, जिसकी वजह से उन्हें तौहीन अदालत की सजा हुई और 63(1)F के तहत वो अपनी रुकनियत खो बैठे और वजीर आजम ना रहे। आज वजीर कानून आजम नजीर ताड़र ने क्या कहा इमरान खान के केस में के हवाले से, और उन्होंने ये कहा कि जी अदालत को तसलसल जो है वो जारी रखना चाहिए। आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। कि जो आला अदालतों के फैसले हैं वो मुसावियाना होने चाहिए, उनमें कंसिस्टेंसी, उनमें पैरिटी, उनमें यकसानियत नजर आनी चाहिए। प्रोसीडिंग्स में ट्रांसपेरेंसी उसी सूरत में मुमकिन होती है जब आप अनवर, अकबर, असगर के लिए एक जैसा इंसाफ रखें, एक जैसा मेयार रखें। एक संगीन नौइयत के कंटेम्प्ट के मुकदमे में जिसमें लार्जर बेंच बनाया गया है, जवाब मुलाजा करने के बाद अदालत ने नरम दिली का मुजाहरा करते हुए एक और मौका फराहम किया कि आप अपने रवैये पे मजीद नजरसानी करें और आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि आप एक और जवाब दाखिल करने के बारे में सोचें ताकि आपको कोई रास्ता मिल सके। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बसाओकात ये होता है, लेकिन ये उस सूरत में होता है जब कंटेमनर बारहा ये इस्तदा करे कि मैं इल एडवाइस था, मुझे जवाब दाखिल करते हुए थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी, तो मुझे मौका फराहम किया जाए। मैं अमेंडेड रिप्लाई फाइल करना चाहता हूँ। तो नाजरीन, क्या इन केस प्रोसीडिंग्स के नतीजे में इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमें ज्वाइन किया है लतीफ अफरीदी साहब ने, जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सीनियर वकील हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। उनकी राय की हम बहुत इज्जत करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो आईनी माहिर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले लतीफ अफरीदी साहब आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि बड़ा दिलचस्प केस है। इसके अंदर सर जो कंप्लेनेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और हमारे व्यूअर्स को ये मालूम होना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये इख्तियार ही नहीं
کہ وہ سو موٹو لے لیں. آج خود نوٹس جو ہے کوئی بھی ہائی کورٹ نہیں لے سکتا پاکستان کے اندر، مگر اس کیس کے اندر جو کورٹ کا امپلائی ہے، سب رجسٹرار، کمپلیننٹ وہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ جو عمران خان صاحب کے اوپر لگی ہے. تو سر یہ جب یہ معاملہ جائے گا، اگر ان کو سزا ہو بھی جاتی ہے، اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو کیا یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ ہاؤ کم جو ہے وہ رجسٹرار جو ہے اس کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ کمپلیننٹ بنے؟ مرزا، بات یہ ہے کہ اس قسم کے مقدمات میں اسپیشلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو کوئی کمپلینٹ ہو وہ کوئی پرائیویٹ پرسن ہو یا کوئی ایسا پرسن بندہ ہو کہ جو محسوس کرے کہ میں عدالت کے کو اسسٹ کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. یہ اسسٹنٹ رجسٹرار یا رجسٹرار تو عدالتی عہدیدار ہیں، اس لیے وہ پراپر پرسن ہے کہ انہوں نے اس کیس میں بحیثیت کمپلیننٹ جو ہے وہ اس نے اس میں کمپلینٹ کیا. اور ججز صاحبان کا جہاں تک سو موٹو کا مسئلہ ہے، یہ اس سو موٹو سے مختلف ہے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے. سو موٹو کا مطلب یہ ہے کہ عدالت خود کوئی کیس جو ہے وہ لے لے اور اس میں اپنے اختیارات استعمال کریں. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ اس پر لازم ہے کہ جب اس کی سبارڈینیٹ جوڈیشری اور اس کے جو ماتحت جو ججز ہیں ان کی توہین ہو تو وہ کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کی جا سکتی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ درست طور پر انہوں نے یہ 3 ججوں نے بیٹھ کر یا ٹی وی روم میں یا کسی آفس میں یا کسی کورٹ روم میں انہوں نے میرے خیال میں یہ درست کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مسئلہ ہے، عدلیہ کی مستقبل کا مسئلہ ہے، اور عدلیہ کو ڈرانے دھمکانے سے بچانے کے لیے، اس کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رجسٹرار ہو یا کوئی بھی اور ہو، عدالت سے وابستہ کوئی شخص، یہ جو کمپلینٹ ہے، یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا تھا. اچھا، اور انہوں نے آپ کے نظریے میں درست ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، اس کے اوپر مینٹینیبلٹی کے اوپر سوال اٹھایا گیا ہے، اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ جو سب رجسٹرار ہیں وہ کس حیثیت میں یہ کمپلینٹ کر رہے تھے. اور اگر میں نے تو وہ نہیں دیکھا جو انیشل جو کمپلیننٹ گئی ہے، جو ریکویسٹ گئی ہے، مگر اس کے اوپر جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں انہوں نے لکھا ہوا تھا، جس طرح کہ لطیف افریدی صاحب نے کہا کہ جی ہم ٹی روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کیس کو سنیں گے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کو سنیں گے. ہاؤ ول دس بی سین ان دی سپریم کورٹ اف اٹس ایونچولی چیلنجڈ؟ دیکھیں، یہ بڑی ایک معمولی سی ایک بحث ہے جو اٹھائی گئی ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ عام طور پہ سو موٹو ہی ہوتی ہے. جو کنٹیمپٹ آف کورٹ قانون ہے 2003 کا، وہ صریحاً یہ کہتا ہے کہ ماتحت عدلیہ کے حوالے سے ہائی کورٹ کو اختیار ہوگا کنٹیمپٹ کا نوٹس لینے کا، اور ہائی کورٹ کارروائی کر سکتا ہے. تو اب سوال صرف یہی رہ جاتا ہے کہ کیا ضروری تھا کہ وہ جج صاحبہ خود کمپلیننٹ بنتی، کمپلینٹ فائل کرتی، یا یہ کہ ان کے بہاف پہ آپ کہہ لیں اگر رجسٹرار نے یا کورٹ نے خود نوٹس لے لیا تو کیا یہ بہت بڑی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی؟ 2003 کا قانون اس حوالے سے کوئی لایا عمل یا پروسیجر وضع نہیں کرتا. لاہور ہائی کورٹ کے رولز ہیں جن میں ایک ذکر آتا ہے کمپلینٹ کا یا ریفرنس کا فرام دی سبارڈینیٹ جوڈیشری، اور اس کو بنیاد بنا کر یہ بحث بنائی جا رہی ہے کہ اسلام آباد میں بھی یہی ہونا چاہیے. لیکن یہ کوئی بڑی بحث نہیں ہے میری نظر میں. کل کو وہ جج صاحبہ کمپلینٹ دائر کر دیں گی، معاملہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اس بنیاد پہ جو کوئی مقدمہ یا دفاع قائم کیا گیا ہے وہ انتہائی کمزور ہے اور غیر موزوں ہے. اصل معاملہ یہ تھا کہ ایک بیانیہ سامنے آیا، ایک تقریر کی گئی، اس تقریر میں جو لہجہ اپنایا گیا، جو الفاظ استعمال کیے گئے، ان کے حوالے سے بات ہونی چاہیے تھی، اور ان کے حوالے سے میری نظر میں صرف اور صرف معافی مانگی جا سکتی تھی. اب یہ تمام جو تکنیکی قانونی ایک بحث چھیڑی گئی اس جواب میں جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تھا،
وہ بالکل کسی طرح بھی سودمند نہیں تھی، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوا. بنیادی بات پہ آپ کہہ رہے ہیں جو بگ ڈسکشن جو ہے، جو بڑا نقطہ ہے، اس کے اوپر آنا چاہیے تھا. لطیف افریدی صاحب، میرا خیال ہے آپ بھی لگ بھگ یہی کہہ رہے ہیں، مگر اگر بڑے نقطے کے اوپر آئیے تو دیکھیے، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر تمام سیاستدانوں نے جو ہے تنقید کی ہے جب بھی کوئی فیصلے آئے ہیں جوڈیشری کے. ظاہر ہے وہ ایک زمرے میں ہونی چاہیے، مگر آپ بھی یہ کہتے رہے ہیں، چونکہ آپ رہے ہیں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، آپ کو اختلافات رہے ہیں کئی دفعہ جوڈیشری نے جو فیصلے دیے ہیں. تو اگر اس طرح کنٹیمپٹ آف کورٹ سیاستدانوں کے اوپر لگنا شروع ہو جائے گا جس طرح کے ماضی میں لگتا رہا ہے، تو جو جوڈیشری کے فیصلے ہیں کیا ان پہ تنقید کرنے سے لوگ ہچکچائیں گے؟ Where do you draw the line really? ایک ہوتا ہے فیئر کرٹیسزم. تو فیئر کرٹیسزم کی اجازت آئین اور قانون میں ہے کہ ججز کے فیصلوں پہ فیئر کرٹیسزم کی جا سکتی ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرا ویو دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے فیئر کرٹیسزم ختم ہو جائے گا، وہ میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ پھر ایسے لیول پہ کہ اتنے اہم سیاستدان ہوں یا پہلے جن سیاستدانوں کو نوٹس دیے گئے ان کو نااہل قرار دیا گیا، سزا دی گئی، تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ایک تو ان پہ عمل درآمد ہو، دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کو ڈرانے دھمکانے سے بچانا ہے تاکہ عدلیہ آزاد رہے. درست. مگر لطیف افریدی صاحب، یہ جو 63(1)(f) کو منسلک کر دیا جاتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ، توہین عدالت کے ساتھ، اس کے تحت تو جو سیاستدان ہیں وہ 5 سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتے. آپ کی نظر میں آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ اب یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جاتی ہے خان صاحب کو، اور اگر ماضی کے آپ فیصلے دیکھیں جس طرح دانیال عزیز، طلال چودھری ہم نے دکھایا بھی ہے، یوسف رضا گیلانی، تو وہ 5 سال تک الیکشن نہیں لڑ پائیں گے. تو اگر دوسرے لوگوں پہ وہ دفعہ لگ گیا ہے یا ان کو نااہل ہو گئے ہیں تو خان صاحب بھی نااہل ہوں گے اگر انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہو اور اس کے خلاف ثابت ہو. میرے خیال میں ان کا جو لہجہ تھا وہ بہت زیادہ قابل اعتراض تھا. آج موقع دیا گیا ہے اس کو کہ وہ اس پہ نظر ثانی کرے، اور اگر وہ نظر ثانی نہیں کرے تو میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے خلاف پروسیڈ کرے گا. یعنی کہ ان کو معافی مانگنی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے 8 سپٹمبر کو. معافی مانگنی ہوگی. اگر معافی نہیں مانگیں گے اور وہ ایک پرانے زمانے فیوڈل ٹرائبل فاتح جو ہوا کرتے تھے، جو ہیروز ہوا کرتے تھے، وہ ڈر جائیں گے کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، تو یہ آج وہ زمانہ نہیں ہے، وہ حالات نہیں ہے. جمہوری زمانہ ہے. جمہوریت میں عدالت کا اپنا مقام ہے، پرائم منسٹر کا اپنا ہے، لیکن آئین نے ان تمام لوگوں کا دائرہ جو ہے متعین کیا ہے، اور اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر یا موجودہ پرائم منسٹر اگر وہ معافی مانگے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا عمران خان کے لیے. سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں لطیف افریدی صاحب، یہ تو بات درست ہے کہ سب کو اپنے زمرے میں رہ کے بات چیت کرنی چاہیے، مگر کچھ لوگ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی یہ بھی اب سوال کرتی ہے کہ پنشمنٹ اکارڈنگ ٹو دا پروپورشن آف دا کرائم، اگر اس کے نتیجے میں توہین عدالت کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو بہت بڑی پارٹی لیڈ کرتے ہیں 5 سال کے لیے اپنی رکنیت کھو بیٹھتے ہیں یا 5 سال تک الیکشنز نہیں لڑ پاتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ بہت بڑی سزا مل جائے گی فار اے کرائم دیٹ مے ناٹ بی ایز بگ؟ دیکھیے، ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوجداری مقدمے میں کنوکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ 5 سال کے لیے الیکشن لڑنے سے نااہل ہو جاتا ہے. اس کا 62(1)(f) صادق امین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ شق ہے آئین کی.
लिहाजा अगर वो कन्विक्ट होते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब को सिर्फ कन्विक्ट किया गया था टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, यानी कि चंद मिनट की उनको सजा दी गई थी, लेकिन चूंकि वो कन्विक्ट हो गए थे इसलिए 5 साल के लिए उनको नाअहल होना पड़ा। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये सजा खा इसमें बहुत छोटी हो, उसका असर बहुत बड़ा है सियासी हवाले से। इसीलिए खान साहब को बहुत एहतियात से कदम आगे रखना चाहिए। मेरी नजर में कोई और अब लाया अमल उनके लिए मुयस्सर नहीं है सिवाय इसके कि वो माफी मांगे। ठीक, आखिरी बात आपसे करूंगी लतीफ अफरीदी साहब, जिस तरह के सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जो जुर्म है वो छोटा है, सजा बहुत बड़ी है, आप इनसे इत्तफाक करेंगे इस बात पे कि अगर वो अगर इलेक्शन नहीं लड़ पाते 5 साल तक? बात ये है कि अफराद के मुकाबले में इदारे बहुत बड़े होते हैं और ये जुडिशरी के आजादी का मसला है और जुडिशरी की हैसियत जो है वो एक फर्द के मुकाबले में बहुत बड़ा है। इसलिए अगर वो जुडिशरी ये समझे कि उसकी आजादी को खतरा है या उसको धमकाने की कोशिश की गई है और वो इस पर किसी को कन्विक्ट करे, वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी हो, तो मेरे ख्याल में वो अदलिया के मुकाबले में वो इतना बड़ा शख्स नहीं है और उन्हें वो सजा इतनी बड़ी है क्योंकि अदलिया एक हुकूमत का सबसे अहम इदारा इसलिए है कि जब पार्लियामेंट और दूसरे इदारे गलत काम करते हैं तो चेक एंड बैलेंस सारे मामले अदालत में आ जाते हैं। ठीक, अदलिया ही के सामने किया जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब लतीफ अफरीदी साहब, सलमान अकरम राजा साहब, आपने अपनी जो एक्सपर्ट एडवाइस है उसे हमें आगाह किया। तो नाजरीन, आपने दोनों माहिरीन की बात सुनी और उनका ये कहना था कि अगर इमरान खान साहब अदालत में आके माफी नहीं मांगते तो फिर उनके ऊपर तौहीन अदालत जो है वो लग सकती है, जिसके नतीजे में वो इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे 5 साल तक। अब इस मामले को हम गौर से देखेंगे। अभी वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम रुख करते हैं सिंध का, जहां पे सैलाब की तबाहकारियां जो हैं वो जारी हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सैलाब की तबाहकारियों में 14 जून से लेकर अब तक 1191 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 400 बच्चे और 256 औरतें शामिल हैं। सिंध में पिछले 24 घंटों में 15 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और 27 अफराद जख्मी हुए। सिंध में तकरीबन 2400 किलोमीटर तवील सड़कों को नुकसान पहुंचा है और अब तक 60 के करीब पुल तबाह हो चुके हैं। सिंध के अजला शिकारपुर, कश्मोर, खैरपुर, सक्खर, दादू और हैदराबाद सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं। हमें कनकोट से हजूर बख्श मंगी ने रिपोर्ट भेजी है और कनकोट जो जिला कश्मोर की तहसील है और इसकी सरहदें पंजाब और बलूचिस्तान से मिलती हैं, अगर बलूचिस्तान से सैलाब का रेला आता है तो इस कनकोट को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। आइए देखते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट। कंदकोट कश्मोर तंगवानी में बारिशों की तबाहकारियां सब कुछ तहस नहस कर दिया। 1,30,000 घर डूब गए। नशेबी इलाकों के साथ शहरी इलाके भी जेरे आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में घरों की छत गिरने से 22 अफराद हलाक हुए। हलाकतों में ज्यादा तादाद मासूम बच्चों और औरतों की है। तंगवानी के नवाही गांव का मेहनतकश अब्दुल लतीफ का कच्चा मकान बारिश के बायस गिर गया, जिसके मलबे तले 5 बच्चे आ गए। 2 को जिंदा बचा लिया, जबकि 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गई तो घर में क़यामत बर्पा हो गई। 10 रोज की मुसलसल बारिश ने 2010 के सैलाब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिला भर में 90% तंगवानी डूब गया। दूसरे नंबर पर कंदकोट 70% तक, जबकि कश्मोर 50% तक मुतासर हुआ। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश ने लाखों घरानों को बेघर कर दिया। लोग खुले आसमान तले आ गए। ना रही घर की छत और ना रहा आशियाना, सब कुछ बारिश लूट कर ले गई। खेमों में बसर करने वाले मुतासरीन हजारों मुश्किलात का शिकार हो गए। इंतजामिया मुतासरीन को इमदाद देने में मुकम्मल नाकाम नजर आई। ये वो खातून है जो डीसी ऑफिस बंद होने, इमदाद ना मिलने पर सिरपा होकर डीसी ऑफिस के दरवाजे को बार बार ईंटों से पीट रही है।
खेमों में मुतासिरीन को खुराक, तिबी सहूलियात की किल्लत नजर आई, जिसके बायस मुतासिरीन खुले आसमान तले या फिर चारपाई उल्टा करके धूप से बचने की कोशिश में तो कहीं पर ना पीने का पानी फराम हो सका। इंडस हाईवे पर रोड पर खीमा बस्ती कायम हो गई। मुतासिरीन में खुराक और पानी की किल्लत से कई मूजी बीमारियों ने जन्म ले लिया। बच्चे मजबूरन बारिशी पानी भी इस्तेमाल करने लगे, जिसके बायस मलेरिया, गैस्ट्रो, डायरिया और जल्दी अमराज फूट पड़े। बारिश के बाद लोग दरपदर होकर इमदाद के लिए जमा हुए तो पुलिस की नवाबशात लाठियां खाने को मिली। आप अभी मंजर ये रोड को अवाम भी रोड पे आ गई है। ये भी आप देख सकते हैं, अभी इसके पास जो सवाल है और ये सिर्फ राशन के लिए हर तरफ भूख प्यास, तिबी सहूलियात की फरहमी की मदद के लिए पुकार आ रही है कि कोई आए मसीहा बनकर इन बेबस लाचार मुतासिरीन की मदद करे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुल मोहम्मद जाखरानी साहब, जो एक्स MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला सदर हैं कश्मीर से, और हम उनके साथ ही तशरीफ फरमा हैं हजूर बख्श मंगी साहब, जो नुमाइंदा हैं आज न्यूज के कनकोट से। सबसे पहले जाखरानी साहब आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह के मंगी साहब ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि लोगों के ऊपर तो लाठीचार्ज भी हुई है, सैलाब मुतासरीन के ऊपर, आगे वो जो है अपने घरों से वो निकले हुए हैं और आगे मुसीबत में हैं, तो अब हुकूमत उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों कर रही है? सबसे पहले तो मैं जो हजूर बख्श ने रिपोर्ट दी है वो काफी हद तक उसमें सदाकत है। इतना जो डिजास्टर अब उन्होंने बताया, ये जून से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन ये बारिश कभी रहमत के होते हैं, कभी जहमत के होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ा डिजास्टर है। मेरे ख्याल में 2010 में भी जो हुआ था डिजास्टर, ये तो सबसे बढ़कर बहुत बड़ा डिजास्टर है। लोग बरबदर हैं, उनके घर जो भी है, ज्यादातर हमारा कश्मीर डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा गरीब डिस्ट्रिक्ट है। ज्यादातर लोगों के कच्चे मकानात हैं, लेकिन पक्के मकानात भी मुतासर हुए हैं और कैविलिटीज हुए हैं और लोग बिल्कुल मुतासर हैं। उसकी जिस हद तक होना चाहिए मदद, तो वो उतना नहीं हो सका, पॉसिबल भी नहीं है। लाखों आदमी को एक 1,30,000 के करीब जो घर गिर गए हैं, अगर हम उधर 5,000 टेंट भी इस टाइम दे तो वो नाकाफी है, न होने के बराबर है। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट अपने तरीके से कोशिश कर रहा है। अभी तो रास्ते भी हमारे बंद हो गए हैं। साहब, यही मैं पूछती हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो नुकसान हुआ है लोगों का, मगर क्या आप इसके ऊपर तो भी तो गौर फिक्र करें कि क्या वजह हुई कि गवर्नमेंट ने फिर और हुकूमत ने और पुलिस ने लोगों के ऊपर सैलाब मुतासरीन के ऊपर लाठियां बरसाई? ये तो नहीं होना चाहिए था ना। पूरे जिले में हर जगह पे तो लाठियां नहीं लगी, कोई स्पेसिफिक कोई खास जगह मुझे पता नहीं होना चाहिए था। जहां भी हुआ वो गलत हुआ है। हम वो SSP साहब से पूछ लेते हैं, मुझे पता नहीं है कि पार्टी को किस जगह पे हुआ है, लेकिन पूरे जिले में हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी वहां जा रहे हैं, लोगों के वो उनके के साथ मिल रहे हैं, जो मदद कर सकते हैं वो मदद भी हो रही है। और जाखरानी साहब, ये साफ पानी के हवाले से बताइए, अब जो लोग गंदा पानी पी रहे हैं उससे बीमारियां भी फूट रही हैं, आप साफ पानी किस तरीके से मुयस्सर कर सकते हैं? क्या किस किस्म की किल्लत है, कितने बड़े पैमाने के ऊपर है? नहीं, बहुत मैंने आपको गुजार किया कि 11 लाख आबादी है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, उसमें तकरीबन 1.5 लाख के करीब या 1,30,000 घर तो बिल्कुल गिर गए हैं ना। वो सारे लोग रोडों पे लाखों के तादाद में है। अगर हम उधर हजारों के तादाद में पानी पहुंचाए फिर भी नाकाफी है। इसी वजह से हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इंटरनेशनल जो हमारे डोनर्स हैं उनको भी अपील किया है। अभी वहां से भी मदद आ रही है और यहाँ से हम भी अपनी तरफ से हमारी कोशिश कर रही है। लेकिन अभी हमारे से ट्रेजेडी ये हुआ है कि हमारे नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे, जहाँ से हमारे वो वहाँ से वो खुराक मदद व टेंट वगैरह आने थे, अभी वो ट्रक व रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। जैसे रास्ते खुलेंगे उनके लिए रसद पहुंचेगी। लेकिन इस वक्त तो हेलीकॉप्टर्स नहीं है क्या आपके पास? आप क्या एयर के जरिए नहीं उनको चीजें पहुंचा सकते, हेली के जरिए? देखिए, ये एक हेलीकॉप्टर का कोई एक डिस्ट्रिक्ट मुतासर नहीं हुआ है, पूरी सिंध एक बहुत बड़े पैमाने पे हुई है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। हजूर बख्श मंगी साहब, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे जाखरानी साहब से?
जी, जखरानी साहब एक बहुत ही एक्टिव बंदा है, इसके हाथ में जो है वो कर रहा है। मगर जखरानी साहब से एक सवाल ये मैं करना चाहूंगा कि जखरानी साहब आप ये बताएं कि इस पूरी सिचुएशन में बारिशी सैलाबी सूरत हाल में 2010 से भी ज्यादा जो है सैलाब था और तमाम जो शहरी तो ठीक है पहले होते थे मगर शहरी लोग भी जो है कि मुतासर हुए हैं। तो इस सारी सिचुएशन में इंतजामिया क्या कर रही है? डिप्टी कमिश्नर ताले लगाकर ऑफिस में कहाँ गुम है? हम तो उसे ढूंढने के तैयार हैं कि भाई वो ढूंढे उसको देखें वो कहाँ पर है। और जखरानी साहब आपको पता है जब एजाज जखरानी साहब जो आए थे सूबाई मिनिस्टर और फोकल पर्सन है जिसको 2 अजला दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट जैकम्बाग, तो उन्होंने जब ब्रीफिंग की उस वक्त आप भी थे और हम भी थे, तो हमने जो सवालात किए थे सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की नाअहली की वजह से कि वो एक डीसी है, कम से कम अपने जिले के अंदर मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए डिप्टी कमिश्नर। ठीक पूछ लेते हैं जी जखरानी साहब। जी नहीं, वो अजूबर साहब ने जो बोला है बिल्कुल डीसी साहब को उधर वो होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे डीसी, एसपी और हमारे लॉ एनफोर्स एजेंसियां जो है वो भी जहाँ जहाँ लोग बहुत मुतासर है वहाँ भी दिन को निकल जाते हैं, लेकिन उसको फिर भी ऑफिस में लोगों से मिलना चाहिए। अभी ये कंप्लेंट आई है, हम उससे बात भी करते हैं और उसी तरह हमारी मीटिंग भी, हमारे रिलीफ का जो फोकल पर्सन है हमारे डिस्ट्रिक्ट दोनों का जैकबाद और कश्मीर का वो मीर एजाज खान जखरानी है, वो भी आए थे, हमारी मीटिंग भी हुई थी, लेकिन इसमें कुछ कोताहियां होंगी हमारे इंतजामिया में, उनको भी हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ये जो मौका है ये अभी कोई पॉइंट स्कोरिंग या कोई सियासत का नहीं, जरूर जखरानी साहब पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, मगर आपने किस तरह हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया कि एक औरत जो है वो पत्थर लेके डीसी के दफ्तर पे मारी है, कह रही कम से कम हमें कुछ तो दो, हमें कोई खेमे दो, कुछ पीने का पानी दो, कुछ खाने को दो। बिल्कुल तो जाहिर है लोग अब डेस्परेट हैं, अपने घर से लोगों को परेशानी है, वो बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, पत्थर भी मार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब उनके घर भी नहीं रहा, वो आसमान के नीचे आ गए हैं, वो बड़े तकलीफ में है। उसमें मैंने पहले ही आपको अर्ज किया कि ये इतना पॉसिबल नहीं है सब लोगों के पास रिलीफ पहुंचे। नहीं, जरूर पॉसिबल नहीं है, मगर कम से कम इंतजामिया को अपने दफातर के अंदर तो होना चाहिए। इतना बड़ा सानिया है, कम से कम लोगों से को जवाब दे तो होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर नोट लेंगे, हम आपके विल टेक योर वर्ड फॉर इट। इधर एक वक्फा शामिल करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा जखरानी साहब, चूंकि अब हमने कश्मीर से हमने रुख करना है दादू का, चूंकि अब ये जो सैलाबी रेला है कश्मीर से होता हुआ दादू शहर के अंदर एंटर हो रहा है और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो दादू शहर है वो ज़ेरे आब आएगा। वक्फा लेते, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब रुख करते हैं जिला दादू का, जहां पर तहसील के KN शाह का इलाका मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया है। तहसील जोही और मेहर के मुख्तलिफ शहरी इलाकों में भी पानी दाखिल हो चुका है। सैलाब से लाखों अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन ने मुख्तलिफ सड़कों और स्कूलों में पनाह ले रखी है और सिंध में अगर मेन नारावाली नाले में पानी की सतह बुलंद होती है तो पूरे दादू शहर को नुकसान पहुंच सकता है। दरियाए सिंध के दोनों इतराफ पर जमीन का बड़ा हिस्सा जो है वो डूब चुका है। इस वक्त हमारे साथ गुल मोहम्मद जाकरानी साहब मौजूद हैं, एक्स MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला सदर कश्मीर भी हैं, और हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ हैं दादू से आज टीवी के नुमाइंदे ताहिर बलोच साहब। सबसे पहले जाकरानी साहब, ताहिर बलोच साहब से जान लेते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं दादू शहर में, क्या पानी दाखिल हो चुका है शहर के अंदर? जी बिल्कुल, जो दादू डिस्ट्रिक्ट है वो 4 तहसीलों में मुश्तमिल है। दादू डिस्ट्रिक्ट की 3 तहसील अभी जो है पानी की लपेट में है। तहसील केनशाह है जो वो बिल्कुल ही पानी ने उसको डबो दिया है, मगर तहसील मेहड़ का जो शहरी इलाके हैं जो मेहड़ के तहसील के वो भी 50% से ऊपर जो है पानी की जद में आ गए हैं। तहसील जोही के मुख्तलिफ शहरी इलाके, तहसील जोही भी 70% पानी की लपेट में है। तहसील जोही के जो डिग्री कॉलेज है मेन शहर के करीब है वो भी पानी में डूब गया है, सैलाबी पानी में। लाइव स्टाफ की ऑफिस डूब गई है, मुख्तलिफ जो स्कूल हैं वो पानी की जद में आ गए हैं और मुख्तलिफ 15 यूसीज हैं जो तहसील जोही के हैं वो पानी की लपेट में है इस वक्त। और पानी जो है तीनों तहसीलों में मौजूद है और दादू शहर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां भी चारों तरफ से पानी ही पानी है। मगर जो दादू के शहरी हैं वो भी इसी खौफ में मुब्तला है कि क्या पता कहीं से किसी MNV ड्रेन को अगर
दादू की तरफ से कोई शिगा पड़ता है तो दादू को भी खतरा लाक हो सकता है। अभी भी खतरा है, मगर जो शहरी हैं दादू के वो भी खौफ इराज में मुब्तला हैं। तीनों तहसील वार्निंग दी गई थी ताहिर साहब, शहरियों को वार्निंग दी गई थी? तीनों तहसीलों में तो थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया था, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का बोला गया था, मगर अभी जो है तीनों तहसील जो है मेड़ केनशाह जो उनके लोग नकल मकानी कर चुके हैं और मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच चुके हैं। अभी रहता है डिस्ट्रिक्ट दादू जो मेन है, जो दूसरी तहसीलों के लोग भी दादू शहर में आए, मुख्तलिफ स्कूलों में कैंपों में मुकीम है, मगर वहां भी खौफ का आलम है। अभी तक इंतजामिया ने वाजे नहीं थ्रेट जारी किए हैं दादू को, मगर लोग खुद से जो है खौफजदा हैं और खौफ व हिरास में हैं कि क्या होना है। अभी तक इंतजामिया ने कोई वाजे थ्रेट अलर्ट जारी नहीं किया है। अच्छा, जकरानी साहब से पूछ लेते हैं। जकरानी साहब, दादू के हवाले से हुकूमत का क्या प्लान है? कई जगहों पे आपने थ्रेट अलर्ट जारी किया है, कई जगहों पे आपने थ्रेट अलर्ट जारी नहीं किया। अब ये जो रेला सैलाबी रेला आ चुका है दादू शहर में, इससे आप कैसे जो है निपटेंगे? कैसे पानी का मुकाबला करेंगे? लोगों को कैसे आप रिलीफ जो है रेस्क्यू करेंगे? देखें, इसमें तो उसको रेड कर दिया था 3 शहरों के लिए, केन शाह, मेहड़ और जोही के लिए, और अभी पानी बिल्कुल केन शाह में दाखिल हो चुका है, जो बहुत अफसोसनाक है, और वहां में लाखों आदमी उसमें मुतासर हुए हैं। ये यहाँ के जो बलूचिस्तान से जो हिलटोरन से पानी आ रहा है, उन्होंने उस पानी में बहुत शिद्दत है, उसकी हवाले से वो उसमें दाखिल हो चुका है। लेकिन हमारी इंतजामिया और उसके अलावा हमारे मुल्क के नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, वो अपनी तरफ से हतल इम्कान जो अपने रिसोर्सेज हैं या वो मशीनरी है वो कोशिश में है। लेकिन ये एक बड़ा डिजास्टर है। आप कभी सोचते हैं कि कभी दूसरे जो हमारे से ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो अमेरिका हो, यूरोप हो। जकरानी साहब, मगर ये जो शगाफ डले हैं नालों के अंदर, क्या इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था? 2010 में भी तो हमने यही देखा था कि यही कुछ हुआ। क्या हमने 2010 से कुछ ना सीखा? नहीं किया। उसके ये जो डिजास्टर है ये हमारे किसी अनबिलीवेबल, इतना ज्यादा 3 जून से लेकर बारिशें चल रही हैं, कभी हिस्ट्री में कभी इतना नहीं हुआ। ये तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारी तरफ अपना है पूरी कोशिश करना, वो हम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी इतने डिजास्टर आते हैं कि हुकूमत भी बेबस हो जाती है। इसी वजह से हमारी बहरहाल आपने ही लोगों को अब बचाना है, उनको रिलीफ और रेस्क्यू करना है। ताहिर बलोच साहब, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे जकरानी साहब से? ये है कि जिस जगह भी कैंप कायम किए गए हैं दादू के स्कूलों में, वहां पर पीने के पानी का बंदोबस्त नहीं है, उसकी वजह से भी लोग परेशान हैं। और दूसरी बात तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, कम से कम उनको 2 वक्त की रोटी का तो बंदोबस्त किया जाए जहाँ कैंप्स हैं। ठीक है, ये ठीक है। देखिए जकरानी साहब, जो लोग इस वक्त दर बदर भटक रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही। जो इस वक्त कैंप तक पहुंच गए हैं उनके पास भी साफ पीने का पानी, 2 वक्त की रोटी नहीं है। क्या ये चीज नहीं मुयस्सर हो सकती? सिंध हुकूमत ये नहीं उन तक पहुंचा सकती? कैंप्स के अंदर तो फिर भी ऑर्गेनाइज तरीके से हो सकता है, क्यों नहीं हो पा रहा? ये बिल्कुल वजह है, ये लोगों का राइट भी है, और हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा है। जो हमारे वहाँ के नुमाइंदे हैं उनसे भी मैं राब्ता करता हूँ। वहाँ हमारा MNA है और डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है सरदार रफीक अमन खान जमाली, उससे भी मेरी बात होगी। लेकिन वो कोशिश कर, लेकिन जो लोगों की तादाद इतना ज्यादा है तो बिल्कुल ये सही फरमा रहे हैं कि कहीं कहीं बिल्कुल ये शिकायत होगी, कहीं आना पहुंचा है, कहीं न पहुंचा है। उसको हम कोशिश करेंगे कि मैनेज करें कि सबको ये हम फैसिलिटीज दे सकें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जकरानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना वक्त दिया। ताहिर बलोच साहब, आपने हमें बताया कि दादू में इस वक्त जो है वो पानी घुस चुका है, पानी का रेला आ चुका है, और दादू शहर जो है वहां पे लोग जो हैं वो खौफ व हरास का शिकार हैं। तो नाजरीन, इस वक्त जो इंतजामिया है, चाहे वो सिंध की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, बलोचिस्तान की हो, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, चूंकि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो डिजास्टर हुआ है। वसाइल की कमी है, फुकदान है, मगर हम दुआगो हैं कि जो इंतजामिया है वो बेहतर तरीके से, एक ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से इस आफत से मुकाबला कर सके। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।